वो पॉसिबल है। आने से पहले मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉक सुन रही थी। इट्स अ 6 मिनट्स टॉक और इस तरह की आपको बहुत सारी वेरिएशंस यूट्यूब पे और ऑनलाइन मिल सकती हैं, जिसमें कहा जाता है कि आपके दिन की सही शुरुआत कैसे हो सकती है। व्हाट्स द बेस्ट वे टू स्टार्ट योर डे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आजकल हमारी क्या कहना चाहिए कि आदत बन चुकी है, द फर्स्ट थिंग दैट वी डू इज़, जैसे ही हमारी आँख खुलती है हम फ़ौरन से पेशतर अपना फ़ोन उठाते हैं और उसमें देखते हैं कि जी सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है, व्हाट्स द लेटेस्ट अपडेट, कौन कहाँ घूम रहा है, किसने अपनी डीपी अपडेट की है या नहीं, किसको कोई फ़लसफ़ा या कोई ऐसी बात हमसे शेयर करनी है जो उसने अपनी स्टेटस अपडेट का हिस्सा बनाया है। क्या आपको पता है कि ये इन्फॉर्मेशन जो आप सुबह सुबह गैदर करते हैं ये आपकी एक कहानी को तश्कील देती है। कहीं ना कहीं ये किरदार, ये लोग आपके जहन में समा जाते हैं एंड देन यू ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियसली स्टार्ट क्रिएटिंग अ स्टोरी अराउंड इट। मिसाल के तौर पे अगर आपकी कोई वीकनेस है, कोई ऐसी चीज़ जो आपको अपने अंदर कमी की तरह से महसूस हो रही है और एहसास कमतरी को जन्म दे रही है, ऐसी चीज़ों को देखने से आप कभी कभार उसको इन्हांस करते हैं विदाउट इवन नोइंग। मिसाल के तौर पे अगर कोई ऐसी खातून है जिनके शी वांट्स टू स्टार्ट अ फैमिली और उनके बच्चे नहीं हैं, अगर वो न्यूज़ फीड में लोगों को अपनी फैमिली के साथ वेकेशन करते हुए देखती हैं, पहली चीज़ जिस पे आपकी नज़र जाती है कि माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इनको औलाद दी है और ये खुश हैं, खुर्रम हैं और ये घूम रहे हैं, और अगेन आपके अंदर वो एहसास जागता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ कमी है। लाइकवाइज आप लोगों की जॉब्स को देख के, उनकी गाड़ी को देख कर, उनके घर को देख के, उनकी लाइफस्टाइल के किसी भी एस्पेक्ट को देख कर इस एहसास कमतरी में मुब्तला हो सकते हैं। आई थिंक दैट इज़ द ईजीएस्ट वे वी ऑल टेक, और तभी हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर इतनी एनजाइटी बढ़ती चली जा रही है। व्हाट आई वांट टू सजेस्ट टू ऑल ऑफ यू इज़ कि पहले जो चंद मिनट होते हैं उठने के बाद, आप एक क्लीन स्लेट के साथ उठते हैं, आपके जहन को रेस्ट मिला होता है, आपकी बॉडी को रेस्ट मिला होता है, तो दोबारा उसी लूप में अपने आप को डालने के बजाय कि बार बार आपने जो कल कहानी छोड़ी थी उस कहानी को वहीं से लेके चल रहे हैं, इससे बेहतर है कि थोड़ा सा ब्रेक दीजिए और ब्रेक के बाद इमेजिन करने की कोशिश कीजिए कि अगर ये आपकी ज़िंदगी का बेहतरीन दिन हो तो फिर उसमें क्या चीज़ मुख्तलिफ होगी। इस चीज़ को इस तरह समझने की कोशिश करते हैं कि हर एक को पता होता है कि जब उसका दिन अच्छा नहीं गुजर रहा, आप किसी दोस्त को पूछिए, वो झुंझलाया हुआ होगा और आगे से आपको कहेगा यार आज का दिन ही ख़राब है, आज ट्रैफिक में भी फंसा, आज ऑफिस गया तो लिफ्ट ख़राब थी, लंच में भी वो नहीं आया, बॉस ने भी डांटा, घर आया तो अम्मी से भी लड़ाई हो गई। ये वो तमाम चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हमें पता है कि हमारा दिन अच्छा नहीं गुजर रहा। लेकिन अगर मैं आपसे ज़रा सवाल मुख्तलिफ तरीके से करूँ, आपसे पूछूँ कि आपकी ज़िंदगी का बेहतरीन दिन कौन सा था, या आज का दिन आपकी लाइफ का बेस्ट डे हो तो उसमें क्या होना चाहिए? कुछ लोग कहेंगे जी छप्पर फाड़ के पैसे मिलने चाहिए, मेरी छत फटे और बहुत सारे पैसों की बरसात मेरे पे हो जाए। बट उसके अलावा भी व्हाट आर द स्मॉल थिंग्स दैट विल मेक योर लाइफ वर्थ लिविंग। यानी हो सकता है आप इंतज़ार कर रहे हों किसी बहुत बड़ी चीज़ का, लेकिन आज की एक रिसर्च ये कहती है कि जब ज़िंदगी में बदलाव आता है, मिसाल के तौर पे अगर आपका कोई प्यारा आपसे बिछड़ जाता है, रिश्ते अगर ख़त्म हो जाते हैं, किसी की अगर डेथ वाक़ई हो जाती है और वो इस दुनिया जहान फ़ानी से कूच कर जाता है, जब आप उसको याद करते हैं ना तो आपको बहुत ऑर्डिनरी चीज़ें याद आती हैं। किसी का कोई ख़ास लफ्ज़ को गलत तरीके से प्रोनाउंस करना, किसी का गुस्सा करना। एक ख़ातून थी, उन्होंने ये शेयर किया अभी हाल ही में एक सोशल फोरम पे कि मेरी मदर ने कभी भी टेक्स्ट करना सीखा नहीं था, और वो जब टेक्स्ट करती थी तो उसके अंदर बहुत स्पेलिंग मिस्टेक्स होती थी, बहुत इमोशनल बातें करती थी और हमेशा गलत वक्त पे उनका टेक्स्ट आता था, और 2-3 पहले ब्लैंक आते थे, गलती से चले जाते थे, फिर उसके बाद वो सही करके कुछ लिखती थी। और जब उनकी डेथ हो गई तो कहती है आई वुड डू एनीथिंग टू रिसीव दैट SMS, क्योंकि जब वो टेक्स्ट आ रहे होते थे तो झुंझलाहट का बाइस बनते थे, कभी आप उन पर हंसते थे, कभी उन पर खफा होते थे, लेकिन जब ये राब्ता मुनक़ता हो जाता है दैट्स व्हेन यू रियलाइज़ कि इसका क्या इम्पैक्ट था आपकी ज़िंदगी पर। बहरहाल जी ये वो बातें हैं जिसके साथ आज मेरे दिन की शुरुआत हुई, तो आई थॉट आई विल शेयर दैट विद यू। लेकिन प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है हमारे पास। हम अक्सर बात करते हैं कि जी पाकिस्तान के बेशतर मसाइल इसलिए हैं क्योंकि हम बहुत बड़ा मुल्क हैं और हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है, और किसी भी इशू के लिए बहुत बड़ा एक आबादी का सेगमेंट उससे सफ़र कर रहा है, तो हमारे पास इतने वसाइल ही नहीं हैं कि उसको हल किया जा सके। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी है जहाँ पर सिर्फ 23 लोग रहते हैं? ये कौन सा मुल्क है और इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? लेट्स टेक अ लुक एट दिस रिपोर्ट। क्या आपको पता है कि एक मुल्क ऐसा भी है जहां सिर्फ 27 लोग रहते हैं? जी हाँ, और ये मुल्क वाक़ई है बर्तानिया से 10 किलोमीटर के फासले पर, जिसका नाम है प्रिंसिपैलिटी ऑफ सीलैंड।
इस मुल्क को वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मन फौज पर नजर रखने और इंग्लैंड की हिफाजत के लिए बनाया गया था। इस मुल्क का झंडा भी है, करेंसी भी है और पासपोर्ट भी। ये अलग बात है कि दुनिया का कोई भी मुल्क इसे आजाद मुल्क तस्लीम नहीं करता, लेकिन दुनिया के कई स्पोर्ट्स मुकाबलों में सीलैंड अपनी नुमाइंदगी जाहिर कर चुका है और साल 2008 वर्ल्ड एग थ्रोइंग कंपटीशन भी जीत चुका है। अच्छा जी, इसकी आबादी मैंने और घटा दी। ये इसमें 23 नहीं 27 लोग रहते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि दुनिया के ममालिक, आज़ाद रियासतें दुनिया की, इसको एक अलग मुल्क का दर्जा देने के लिए तैयार ही नहीं है। लेकिन है बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ कि एक छोटा सा जजीरा जहाँ पे 27 लोग रहते हैं, उनका अपना एक परचम भी है और अपनी करेंसी भी है और इस बात पे बज़िद हैं कि हम एक अलग रियासत हैं। अब मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उन लोगों के लिए भी है जो कई दिहाइयों से अपनी आज़ादी के लिए, अपनी शनाख्त के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। एंड आई थिंक वंस अगेन वी मस्ट रिमेंबर द कश्मीरीज़, क्योंकि कश्मीर की वादी में आज भी ये जद्दोजहद जारी है। एक बहुत खुशाइन इसके अंदर जो मोड़ इस सफ़र में इस वक्त आया है, जिसमें हम कह सकते शोहदा की जो कुर्बानियाँ हैं वो रायगा नहीं जा रही, वो ये बात कि इंडीड पीपल आर नाउ वेकिंग अप टू इट। 50 साल के बाद अक़वाम मुत्तहिदा के सिक्योरिटी काउंसिल में इसके हवाले से इजलास मुनक्कद किया गया है। लेट्स सी वेयर दैट गोज़। लेकिन वंस अगेन आई थिंक सलाम है, सलूट है उन कश्मीरी बहनों और भाइयों को जो इतने सालों से, इतनी दिहाइयों से इस जद्दोजहद को जारी रखे हुए हैं। इसी के साथ लेते एक छोटा सा ब्रेक एंड विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे वादी कश्मीर के तनाज़े के हवाले से। प्रेजेंट डे क्राइसिस में मज़ीद कशीदगी आ रही है और जिस तरह के हम देखते हैं कि LOC पे इश्तियाल अंगेज़ी जारी है, भारत की तरफ से जारियत है, क्योंकि वो जो आबादी वाले इलाके हैं, जो निहत्ते आपके पाकिस्तानी लोग होते हैं जो कि मुसल्ला भी नहीं है, वहाँ पर मुसल्ला फाश भी नहीं है, उन पर वो गोलाबारी करके हमला करते हैं और इसी सूरत हाल को नोटिस करते हुए इंटरनेशनल कम्यूनिटी इज़ नाउ टेकिंग कॉग्निजेंस। हमने ना सिर्फ इस बारे में बात की कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इसके हवाले से इजलास बुलाया तकरीबन 50 साल के तवील अरसे के बाद, और साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि टेलीफोनिक राब्ते भी हो रहे हैं दोनों न्यूक्लियर ममालिक के बीच में कशीदगी को कम करने के हवाले से। आइए एक नज़र डालते हैं एट द टॉप स्टोरीज ऑफ दिस, फाइंड आउट व्हाट इज़ आज इन फोकस। भी तारीख के पन्नों को पलट कर देखेंगे, हमें कई ऐसी कुर्बानियाँ, कई ऐसी शहादतें मिलेंगी जहाँ लोगों ने सबसे अजीम, सबसे बड़ी कुर्बानी देने से भी दरेख नहीं किया। इस मुल्क और मिल्लत के लिए ये जो कुर्बानियाँ हैं, इनको हम कभी नहीं भूल पाएंगे। और इसके साथ साथ जो आज भी लोग इसके लिए मेहनत कर रहे हैं और पाकिस्तान के झंडे को सरबुलंद रखने के लिए कोशां हैं, उनके लिए हम देख सकते हैं कि जो हाईएस्ट रियासती तमगे होते हैं, जो रिकग्निशन होती है, वो अनाउंस की जाती है। यहाँ जिक्र करते चलें कि सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने 14 अगस्त यौम आज़ादी के मौके पर 116 मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी और गैरियों को पाकिस्तानी सिविल अवार्ड से नवाजा है। ये अवार्ड मुख्तलिफ शख्सियात को मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी में बेहतर खिदमात के एवज़ दिया जाएगा। अवार्ड की तकरीब 23 मार्च 2020 को यौम पाकिस्तान के मौके पर होगी। इन्हीं नामों में शामिल हैं ऑफकोर्स जी मशहूर तरीन फ्रेंचाइज पेशावर ज़ल्मी के चेयरमैन जावेद आफरीदी भी, जो आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत मुबारक हो आपको जावेद साहब कि आपका नाम इस हाईएस्ट सिविल अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुआ है सदर पाकिस्तान की तरफ से। और यकीनन जो आपका कंट्रीब्यूशन है PSL में, इसके अलावा पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कॉरिडोर्स है, बिकॉज यू ऑल्सो ओन द आप कहा जाता है कि इक्तिसादी ज़िंदगी में भी आपका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सबसे पहले तो आप अपने तासुरात, अपने जज्बात का इजहार कीजिए कि जब आपको पता चला कि इस सिविल अवार्ड के लिए आप नॉमिनेट हुए तो आपने क्या महसूस किया? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपका और आज न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ। बिल्कुल हिलाल इम्तियाज़ मेरे और मेरी ज़ल्मी की पूरी टीम और मैनेजमेंट के लिए एजाज़ और बाइस हौसला है। पेशावर ज़ल्मी और ज़ल्मी फाउंडेशन के ज़रिए, जैसे मैंने पहले कहा था कि हमने पहले दिन से ये कोशिश की है कि हम खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान में यूथ और वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें और उस पर काम किया जाए। इसी सिलसिले में बिल्कुल फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से हमने ज़ल्मी के टैलेंट हंट, हायर की ज़ल्मी 100 पिचेस का प्रोजेक्ट, ज़ल्मी स्कूल लीग का इनेकाद करना, ज़ल्मी मदरसा लीग का इनेकाद करना, जिनका सिलसिला मुस्तकबिल में भी इंशाल्लाह जारी रहेगा। और हिलाल इम्तियाज़ मिलने के बाद पाकिस्तान की खिदमत का जज्बा यकीनन बुलंद हुआ है और इंशाल्लाह आपने जैसे
दीगर खेलों के बारे में पूछा तो बिल्कुल हमारी मावनत ज़रूर होगी, जिस तरीके से हमने रिसेंटली मिक्स मार्शल आर्ट के इवेंट्स किए। जी जावेद साहब, क्या कहना चाहेंगे कि जब शुरुआत की थी, आई थिंक इसी बात की रिकग्निशन भी है ये अवार्ड कि सबसे पहला कदम उठाना बहुत मुश्किल होता है, और यकीनन जब PSL की शुरुआत हुई, जब पेशावर ज़ल्मी की शुरुआत हुई, तो इट वाज़ अ न्यू अरीना ऑल टुगेदर। गैर मुल्की खिलाड़ियों को और इंटरनेशनल एफर्ट को इसके अंदर लेके आना और इसका एक इमेज बनाना, ये कितना मुश्किल था, और इस सफ़र के बारे में हमें कुछ बताइए। अल्लाह ताला का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उसने पेशावर ज़ल्मी को पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली के लिए अहम किरदार के लिए चुना, और बाकी PSL 2 के फ़ाइनल का लाहौर में इनेकाद तारीख़ी मौका था, जिसके लिए मुझे बहुत खुशी है कि पेशावर ज़ल्मी का पूरा स्क्वाड फ़ाइनल खेलने लाहौर आया, और जिसके बाद पूरे पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली में मदद मिली, और इंशाल्लाह PSL 5 का पूरा एडिशन पाकिस्तान में मुनक्किद होगा, और जल्द पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल होगी। आप क्या कहेंगे जावेद साहब कि क्रिकेट लविंग नेशन तो हम हैं ही, और शुरुआत में भी जैसे आपने जिक्र किया मिक्स मार्शल आर्ट्स, और इसके अलावा दीगर जो स्पोर्ट्स हैं उस पर भी आपका फोकस है, उसके लिए क्या प्लान्स है, कुछ हमारे व्यूअर्स को अगर बताना चाहें। ज़ाहिर बात है, पाकिस्तान में खेलों के फ़रोग़ के लिए हमने ज़ल्मी TV का प्लेटफॉर्म कायम किया है, और पहले मरहले में हमने मिक्स्ड मार्शल आर्ट इवेंट्स का इनेकाद किया। ज़ल्मी TV के ज़रिए हम इंशाल्लाह जल्द दीगर खेलों को भी सपोर्ट करेंगे। मैं तमाम फेडरेशंस को दावत देता हूँ कि ज़ल्मी TV के ज़रिए नौजवानों को खेलों की जानिब राग़िब करें इंशाल्लाह। जावेद साहब, क्या कहेंगे कि अगर हम थ्रू आउट देखते हैं, आपने ख़ुद भी जिक्र किया कि PSL 5 मुकम्मल तौर पे PSL 5 का एडिशन पाकिस्तान में मुनक्किद किया जाएगा। जो मुश्किलात पहले थी अब उसमें कदरे कमी आई है। PSL एक बहुत ही इस्टेब्लिश फ्रेंचाइज़ है क्रिकेट की दुनिया में। क्या आपको लगता है कि मुश्किल होगी इंटरनेशनल खिलाड़ियों को माइल करने के लिए टूवर्ड्स PSL 5, जो कि पूरी तरह से पाकिस्तान में ही ऑर्गेनाइज होगा? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे ख्याल में PSL 5 के ड्राफ्ट्स में सिर्फ उन्हीं खिलाड़ियों को शामिल किया जाना चाहिए जो पाकिस्तान में खेलने के लिए तैयार हों, और इंशाल्लाह PSL 5 में ज़ल्मी का पूरा स्क्वाड पाकिस्तान में मौजूद होगा। और जैसी हमारी पहले से कमिटमेंट है कि ज़ल्मी की पूरी स्क्वाड ने पाकिस्तान में आके क्रिकेट की बहाली में अपना किरदार अदा किया, इंशाल्लाह इसी तरीके से, जिस तरीके से मेरी पर्सनली ख्वाहिश है कि पेशावर में मैचेस, और इंशाल्लाह हमारी पूरी ज़ल्मी टीम की अगर पेशावर में मैचेस होंगे। मैं आपसे लास्ट सवाल भी यही करना चाहती थी जावेद साहब, अभी तक जो शेड्यूल सामने आया है, जो आपकी कोशिशें रही हैं, कि आप समझते हैं कि क्या कोई PSL 5 का मैच पेशावर में भी खेला जाएगा? जी बिल्कुल सही बात की आपने। पेशावर ज़ल्मी की पूरी कोशिश है और ख्वाहिश है, बल्कि मुतालबा है कि PSL 5 के मैचेस का इनेकाद पेशावर में किया जाए। इस सिलसिले में हम PCB और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से राब्ते में हैं, और पेशावर ज़ल्मी के फैंस को भी अपनी होम टीम को ग्राउंड में इन एक्शन देखने का मौका मिलना चाहिए। और रिसेंटली हमारी प्राइम मिनिस्टर साहब से, आतिफ खान साहब से, और CM KP के महमूद खान साहब से भी इस हवाले से बात हुई है कि काइंडली आप लोग अगर इसमें हमें फैसिलिटेट कर सकें, बिकॉज जो एक हमारा देरीना ख्वाब है हमारे ज़ल्मी फैंस का कि हम वाकई पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट की बहाली में, जैसे मैंने शुरू में कहा कि ज़ल्मी की किरदार को आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से अगर हमारे जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो वाकई रेडी हैं, डैरन समी वगैरह, उन्होंने काफ़ी बार इस बात का इज़हार भी किया है कि वो पेशावर में खेलना चाहते हैं, तो मेरे लिए एक खुशाइन बात होगी अगर ये प्रोजेक्ट जिस पे हम हुकूमत के साथ मिल के काम कर रहे हैं और वो अनकरीब कंप्लीट हो जाए। और असल मकासद भी मेरे ख्याल में जब PSL का इनेकाद किया गया था, व्हेन इट वाज स्टिल ऑन द ड्राइंग बोर्ड, यही था कि ना सिर्फ क्रिकेट की बहाली हो बल्कि हमारे स्टेडियम्स, हमारे जो अपने जगहें हैं उनमें ये रौनक दोबारा बहाल की जाए। जो क्रिकेट लवर्स हैं उनको बेहतरीन खेल देखने का मौका मिले। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब, और एक दफ़ा फिर हमारी पूरी टीम आपको बहुत बहुत मुबारकबाद द हाईएस्ट सिविल अवार्ड यानी हिलाल इम्तियाज़ के लिए नॉमिनेट होने के लिए। इंशाल्लाह जी इसकी पूर्वकार तकरीब 23 मार्च 2020 को यानी 2020 को मुनक्किद की जाएगी इस्लामाबाद में, एंड वी विल सी दीज 116 पाकिस्तानीज रिसीविंग देयर सिविल अवार्ड। इसी के साथ हम बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे खित्ते के हवाले से भी, और जिस तरह के देखा ये भी गया है कि हाल ही में एक रिपोर्ट शाया हुई इस मौजूदा जमहूरी सेटअप और इस मौजूदा
हुकूमत के 1 साल कंप्लीट हो जाने के ऊपर कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, जो वादे किए गए थे कैंपेन ट्रेल में उन पे किस तरह की प्रोग्रेस हुई है, क्या अकाउंटेबिलिटी, एहतसाब और पॉलिटिकल टर्मोइल के अलावा जो बाकी अहदाफ अपने लिए रखे गए थे उसमें कहाँ पे खड़ी है मौजूदा हुकूमत। इस पर बात करेंगे जी एक छोटे से ब्रेक के बाद। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। हमने जिस तरह की बात की कि 1 साल मुकम्मल हो गया है मौजूदा हुकूमती सेटअप को, इसमें क्या खोया क्या पाया, जो वादे किए गए थे ड्यूरिंग द कैंपेन ट्रेल उसमें से कितने हकीकत का रूप इख्तियार कर चुके हैं, कितनों के बारे में हम अभी भी पुरुमीद हैं और कहाँ हमें लगता है कि नहीं भाई दीज आर थिंग्स वेयर वी फील अ लिटिल लेट डाउन बाय द सर्कमस्टांसेस, बाय द सिचुएशन। सबसे पहले इसी हवाले से आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट कि क्या अहदाफ थे और पब्लिक ओपिनियन, लोगों का ओपिनियन, एनालिस्ट और तज्जियाकार क्या कहते हैं। लेट्स टेक अ लुक एट दैट। मौजूदा हुकूमत के पहले 1 साल की जो अहम डेवलपमेंट्स, माइलस्टोन्स रहे हैं इस जर्नी के, वो हमने आपके सामने रखे। ये एक समरी थी जनाब, लेकिन जाहिर सी बात है इसमें बहुत कुछ और भी घटा है और यकीनन इसको अगर मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँ आसानी के लिए, तो एक वो प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस हैं जो पाकिस्तान के अंदरूनी चैलेंजेस हैं, जिसमें हम एहतसाब की बात भी करते हैं, तालीम, सेहत और मुख्तलिफ शोबा-ए-जात जिसमें महंगाई का बार बार जिक्र किया जाता है। अपोजिशन से जिन मामलात के ऊपर ऐसा लगता है कि रोज़ ही एक तरह से गुत्थम था रहा अभी का जो प्रेजेंट डे सेटअप है और उनके लिए मुख्तलिफ किस्म की मुश्किलात और प्रेशर्स कायम रहे। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं पाकिस्तान की इंटरनेशनल परफॉर्मेंस, ऐसा लगता है और ये मेरे ख्याल में पूरी दुनिया ने भी इस बात को नोटिस किया है कि फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान इज़ प्रेजेंटिंग इटसेल्फ एज अ न्यूक्लियर स्टेट। हमारे जो यानी हम बात कर रहे हैं अमन पसंदी की, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारी अपनी अहमियत है इस खित्ते में भी और दुनिया में भी, उसको इंटरनेशनल लेवल पर बावर कराया गया है। वंस अगेन वी सी कि बहुत एक लंबे अरसे की स्टैंड स्टिल के बाद, लिम्बो के बाद पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस बहुत एक्टिव हुआ है। हमारे सफारती ताल्लुकात को वाकई जिसको कहना चाहिए कि इस्तेमाल किया जा रहा है फॉर एडवोकेसी एंड फॉर ग्रेटर गुड। हम सिलसिला देख रहे हैं तकरीबन से जब पुलवामा अटैक के बाद से ही हमने देखा है कि एक प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की गई पड़ोसी मुल्क भारत की तरफ से, और इस वक्त भी जो प्रेजेंट डे कश्मीर क्राइसिस है पाकिस्तान उसमें वाकई एक बहुत ही खातिर ख्वाह कामयाबी के साथ दुनिया भर में उभरता हुआ नजर आ रहा है। अब जी दूसरी बात आ जाती है हमारी अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की, जिसके ऊपर कई सवाल उठते रहे। इस पर मौजूदा हुकूमत का मौक़िफ़ हमेशा ये रहा है कि गुज़िश्ता 10 सालों में जो जिस किस्म के इक़दामात किए गए, जिस तरह के गलत फ़ैसले किए गए, जो एहतसाब का अमल शफाफ नहीं था और साथ ही साथ जिस तरह की करप्शन मुल्क में की गई, आदि प्रॉब्लम्स उसकी वजह से हैं। क्या ये जो आर्ग्यूमेंट्स हैं ये आज के वक्त में ये अभी तक वैलिड हैं या नहीं, और 1 साल के बाद क्या हम अपने आप को इस शिकंजे से निकलता हुआ देख रहे हैं? IMF के पास हमें जाना पड़ा, पाकिस्तान में महंगाई बढ़ी है, जाहिर सी बात है इन्फ्लेशन नज़र आई है। आज ही सुबह किसी ने मुझे एक ग्राफ भेजा जिसमें ये बात भी की गई कि किस तरह बहुत सारी चीज़ों की जो क़ुव्वत ख़रीद है लोगों की, जो उनकी पहुँच में थी चीज़ें, उसमें बहुत बड़ी और बड़ी वाज़ेह कमी आई है। मिसाल के तौर पर गाड़ियाँ, और अक्सर गाड़ियाँ जो कॉमन मैन्स गाड़ियाँ तस्वुर की जाती थी, जो मिडिल क्लास की गाड़ियाँ तस्वुर की जाती थी, उनकी सेल्स में तकरीबन 30 से 50% की कमी आई है गुज़िश्ता 1 साल में। अब जी इसी हवाले से बात करते हैं, और बल्कि ये तो गाड़ियाँ तो फिर भी एक लग्जरी आइटम है, जहाँ हम बिल्कुल रोज़मर्रा की चीज़ों की बात करें, हम यूटिलिटीज़ की बात करें, दाल चावल के भाव की बात करें, उन सब में भी बहुत तेज़ी से हम देख सकते हैं कि ज़्यादती आई है। फिर डॉलर की कीमत हमेशा एक मौज़ने के लिए हम हमेशा उसको ज़ेर बहस लाते हैं। आज इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं चौधरी मंजूर। आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, ज़रा अपोजिशन का भी मौक़िफ़ ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। PTI की हुकूमत का 1 साल मुकम्मल हो गया है, आप इसमें सबसे बड़ी उनकी कामयाबी किसको मानते हैं, या आपको लगता है कि चैलेंजेस का सही तौर पे मुकाबला नहीं कर पाए हैं? व्हाट्स योर टेक ऑन इट सर? देखिए लोगों की ज़िंदगियों में तो उतार ही उतार है, चढ़ाव कोई नहीं है। आप इस महंगाई को देखें, आटा, बिजली, चीनी, घी, तेल, हर चीज़ महंगी कर दी है। आम आदमी जो है, आप अपने कैमरामैन से पूछें कि उसकी जेब कैसे कटी है। किसी से आप कैमरे को इन्हें कहीं यहाँ से बाहर निकलते हुए किसी से पूछें तो आपको ये पता चलेगा। फिर हम देखें खारजा महाज पे क्या अचीवमेंट है आपके सामने है, OIC तक हम जा नहीं सके। यहाँ पे कोई चीज़ ऐसी नहीं हुई। ज़राअत तबाह हो गई है, कारोबार बंद हो गए हैं, स्टॉक मार्केट नीचे चली गई है, डॉलर ऊपर चला गया। तो कोई एक, वो कहते हैं ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी, तो उसमें तो कोई चीज़ नहीं है।
चौधरी साहब ये तो बड़ा एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव है। अगर सफारती तौर पे तो इंटरनेशनली हमें खातिर ख्वाह कामयाबी मिली है। अगर मिसाल के तौर पे ये सवाल दोबारा हमेशा थ्रो किया जाता है कि अगर ऑपोजिशन इस वक्त बरसरे इक़्तिदार होती, जब पुलवामा हुआ, जब मसला कश्मीर हुआ, तो आपकी भी शायद स्ट्रैटेजी बहुत मुख्तलिफ ना होती। लेकिन मैं फिर एक दफ़ा आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या आप समझते हैं कि महंगाई और इकनॉमिक स्लो डाउन, तो देखिए इंटरनेशनली दुनिया भर की एक हकीकत है। अगर भारत जैसे मुल्क को भी देखा जाता है, वहाँ पर भी 1 करोड़ जॉब्स गुज़िश्ता 3 सालों में ख़त्म हुई हैं। और ये मोदी सरकार जो अपने आप को सबसे बेहतरीन दिनों के एक तरह से कहते हैं कि हम लेके आए हैं, उनके बावजूद भी ये इकनॉमिक स्लो डाउन आज की दुनिया की एक हकीकत है। आप मुझे बताइए कि गुज़िश्ता 1 साल में आपको फिर भी लगता है कि कोई बहुत मेजर अचीवमेंट या सबसे बड़ी कामयाबी इस मौजूदा सेटअप की आप क्या मानते हैं? अच्छा सिद्रा, देखिए बुनियादी बात यह है कि कौन सी कामयाबी मिली है, कोई एक बता दीजिए। हमारे वजीर आज़म जिनकी गाड़ियां ड्राइव करते रहे, वो आज मतलब कभी ये हुआ नहीं कि हमारा प्राइम मिनिस्टर किसी क्राउन प्रिंस की गाड़ी ड्राइव करे। बुरी बात नहीं है, लेकिन इस तरह से ये होना भी नहीं चाहिए कि आप ये गिर जाएं। और उसका नतीजा क्या है, आज यूएई ने इंडिया की सपोर्ट कर दी है, सऊदी अरब ने कोई स्टांस नहीं लिया, ओआईसी के अंदर हमारी कोई बात नहीं सुनने वाला। किसी जगह पे यूएन के अंदर चाइना लेकर गया लद्दाख की वजह से, वहाँ पे 3 मेंबर्स ने वहाँ पे वीटो कर दिया, इवन स्टेटमेंट देने पे वीटो कर दिया है। तो जो जिसको ये कामयाबी कह रहे थे, वो तो बुनियादी तौर पर गुगली फेंकी थी, चूंकि सियासी जुबान तो इन्हें समझ नहीं आती, क्रिकेट की जुबान इन्हें समझ आती है, तो वो तो गुगली फेंकी थी। गुगली क्या थी कि सालसी करवाएंगे। क्या सालसी है? अगर मैं सालस होता तो मैं सबसे पहले कहता कि आप अपनी पोजीशनों पे वापस जाएं जरा जी। पहले जो बंदा काबज हो गया है, फिर सालसी होती है ना, ये कैसी सालसी? तो इनको तो कोई चीज समझ नहीं आई। मुझे बताएं कहां पे क्या कामयाबी हासिल की है? कोई कामयाबी नहीं हासिल की। लेकिन चौधरी साहब ये तो बड़ा एक अभी ब्रूइंग क्राइसिस। आपकी बात अपनी जगह, यानी आपका ये अपना ओपिनियन है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जिस तरह की इंटरनेशनल फोर्सेस, और दोनों न्यूक्लियर ममालिक हैं, गुत्थम गुत्ता हैं, दुनिया नोटिस ले रही है कशीदगी को कम करने की बात की जा रही है, बट इट हैज़ बिन ओनली अ फ्यू डेज। बहरहाल जी, आगे बढ़ते हुए मैं यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं शहबाज गिल साहब, जिनका ताल्लुक है PTI से, उनसे भी जानते हैं कि हुकूमती मौक़िफ़ क्या है। अस्सलाम वालेकुम शहबाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। सबसे पहले आपसे भी यही सवाल करना चाहूँगी, गुज़िश्ता 1 सालों में बहुत मेरे ख्याल में चैलेंजेस सामने आए, अपॉर्चुनिटीज़ भी लोग कहते हैं, और ख़ास तौर पे क्योंकि इस रोल के लिए जो तैयारी थी PTI की, ये कहना गलत नहीं होगा कि कई सालों की ये जद्दोजहद थी। तो आप क्या समझते हैं व्हेन यू एक्चुअली हिट द रबर, जिसको कहते हैं व्हेन द रबर हिट द रोड, तो आपको बड़ा मुख्तलिफ नौयत लगी चीज़ों की, या आप समझते हैं कि थिंग्स आर ऑन ट्रैक? आपने बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया था कि ये चैलेंजेस, ये मुश्किलात मौजूदा हुकूमत के सामने आएंगी। आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहला काम तो ऐसा हुआ जिसकी तारीफ़ की जानी चाहिए कि आप लोग हमसे साल के बाद सवाल कर रहे हैं। पिछली गवर्नमेंट्स में ऐसा कोई रवाज नहीं था, ना आपके यहाँ ऐसा रवाज था, ना हमारे साइड पे कोई रवाज था जी। तो पहली तो सबसे अच्छी बात जो हुई है कि इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बनाया, जिसने इस कौम को पहली दफ़ा शऊर दिया। हमारा मीडिया भी वो सवाल कर रहा है, 100 दिन पे भी सवाल पूछे गए, साल पे भी, और आप अगले साल भी हमें पूछेंगे। और ये अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि अब जो हुक्मरान है वो आंसरेबल है। एक तो ये तब्दीली आई बहुत बड़ी। इसके साथ साथ आप ये जहन में रखिए कि जब हमें मुल्क मिला तो वो जिन हालात में मिला था उनको जहन में रखिए। आप अपना जो ट्रेड डेफिसिट है वो देखिए, तकरीबन 38 बिलियन पे था, जिसको 31 बिलियन पे 31.7 बिलियन पे वापस लेके आए। आप अगर अपना करंट अकाउंट डेफिसिट देखें, जिसकी वजह से असल में जो सबसे बड़ी वजह होती है आपके करेंसी के नीचे जाने की, आपके डॉलर की कीमत जो बढ़ती है, रुपए की कीमत कम होती है, उसमें करंट अकाउंट जो आपका डेफिसिट होता है आपके आम आवाम के लिए, वो सबसे अहम रोल प्ले करता है। पिछले साल में तकरीबन 60% उसमें इजाफा हुआ था उस डेफिसिट में। इस गवर्नमेंट ने तकरीबन 31% कम किया करंट अकाउंट डेफिसिट को, और उसको 19 बिलियन से कम करके 13 बिलियन किया। तो ये आम आवाम को शायद इस बात की समझ नहीं। आम आवाम को मैं इस तरह से बताता हूं कि अगर कोई घर कर्जों में जकड़ा हो और जब उस घर की सरबराही किसी को दी जाए तो पहले ही साल में अगर उसमें अगर आप आधे के करीब जो नुकसानात हों या आधे से थोड़े कम नुकसानात एक ही साल में अगर कोई बंदा पूरा कर दे तो ये सबसे बड़ा कारनामा है। उसके साथ में आपको अच्छा शहबाज साहब, एक और सवाल आपसे करना चाहूंगी, जो अब चौधरी साहब की बात भी सुन रहे थे। द बिगेस्ट आर्ग्यूमेंट जो अपोजिशन फोर्सेस आपके खिलाफ लेके आ रही हैं, उनका कहना है कि इकोनॉमिक मेल्टडाउन सिचुएशन में है, लोगों की कुव्वत खरीद कम
होती चली जा रही है, कारोबार बंद हो रहे हैं, और ख़ास तौर पे जो बार बार जिक्र यहाँ पे किया जा रहा है महंगाई का, उस पर आप कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? क्या आने वाले दिनों में जिन चीज़ों की कीमतें ऊपर चली गई हैं, हम देखेंगे कि उनकी कीमत दोबारा से कम होती है, महंगाई में कमी आएगी या नहीं? देखिए, मैंने जैसे आपको कहा कि हम ही अवाम, मैं भी तो अवाम में से था ना, यहाँ कोई मैं इमरान खान साहब का रिश्तेदार तो नहीं हूँ, मैं भी आम अवाम में से हूँ। हम अवाम ने ये गलती की कि 30-40 साल ऐसे हुक्मरानों को हमने वोट दिए जो यहाँ पर आते थे। आप सोचिए 6000 अरब हमारा कर्जा था, उसमें तरबेला डैम बना, मंगला डैम बना, उसमें मोटरवे बनी, उसमें इतने हॉस्पिटल बने, कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, इस्लामिया यूनिवर्सिटी, इस्लामिक यूनिवर्सिटी, नाम लेते जाइए, आप थक जाएंगे क्या कुछ बना इस मुल्क में। तमाम आपके जो DHQ डिविजनल हॉस्पिटल हैं और या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, आपके तमाम, आपने आर्मी खड़ी की, आपने नेवी खड़ी की, आपने एटम बम बनाया, क्या कुछ नहीं किया उस 6000 बिलियन में। और ये कम बिलियन कर्जा छोड़ के गए सिर्फ 8 सालों में। इनसे पूछिए उन्होंने क्या बनाया? कोई डैम बनाया? उन पैसों से कोई मोटरवे बनी? उन पैसों से कुछ और बना? कुछ नहीं बना। वो लूट मार की गई जाके जो आपके प्लाजे बने। अब जब हम आए तो इन्होंने कर्जे इतने ज्यादा किए हुए थे कि हमें 2900 अरब तो कर्जों की मद में इसी साल देना पड़ा है। हमने 10 बिलियन डॉलर वापस किया है, जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा कर्जा वापस किया है। तो सबसे बड़ा मार्का हमारा ये। अब अच्छा, यहाँ पे शहबाज साहब, आई अंडरस्टैंड ये आपके बड़ी पैशनेट चीजें रही हैं आपके लिए, लेकिन चौधरी साहब के पास वापस जाना चाहूंगी। चौधरी साहब, यहाँ पे जो जिक्र किया जा रहा है, महंगाई ऊपर जाती है, और ये मेरे ख्याल में इसका प्रिल्यूड भी रहा है। मैंने जिस तरह कहा कि इकोनॉमिक स्लो डाउन पूरी दुनिया में आया है, क्या वैसे तो इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं शहबाज यहाँ पे कि अब पाकिस्तान की आवाम भी, आप सब लोग भी सवाल कर रहे हैं कि एक साल में क्या खोया है, हमने क्या पाया है। लेकिन एज अ सीजन्ड पॉलिटिशियन, यानी आप हुकूमती सेटअप का हिस्सा भी रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कई दफ़ा बरसरे इक़्तिदार भी रही है, क्या आप वाकई समझते हैं कि इट इज़ फेयर कि एक साल के बाद हम ये सवाल मौजूदा हुकूमत से करते हैं कि जो इतने सारे मसाइल थे, जो देरीना मसाइल हैं, उनको किस हद तक आपने सॉल्व किया है? क्या ये सवाल करना फेयर है आपके ख्याल में? नहीं, कश्मीर के मामले पे हम क्या पगड़ियां उछाल रहे थे? ये जॉइंट सेशन किसने कहा कि करें? बिलावल भुट्टो साहब ने। जिस दिन जॉइंट सेशन की रेजोल्यूशन लिखी जा रही थी, उसी वक्त वो इनके साहब अकबर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे मरियम नवाज के खिलाफ, और अगले दिन उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। जिसने कोशिश की कि हुकूमत का किसी जगह पे कोई साथ दे, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। कहता है NRO नहीं दूंगा। खुद NRO जो एमनेस्टी स्कीम है वो क्या है? खुद ले लिया, अपनी बहन को दे दिया, अपने साथियों को दे दिया, और कहते हैं करप्शन नहीं हो रही। ये मेडिसिन 300 से 500% इजाफा किया गया है। वजीर को हटा दिया, निकाल दिया वजीर को, और उस वजीर को उठाकर वो आपने तहरीके इंसाफ का जनरल सेक्रेटरी बना दिया। ये हालत की है इस मुल्क की। और इनका साबका वजीर खजाना ने खुद कहा आप इसको चीनी के मामले पे इन्वेस्टिगेशन कराएं, यहाँ पे एक कमेटी बनाएं। तो क्या किया? मसलन 24-25 रुपए किलो के पीछे चीनी की कीमत बढ़ गई है, तो आम आदमी तो मारा गया है। तो हमने कोशिश की, लेकिन वो ना खुद कुछ करना चाहते हैं ना किसी को कुछ करने देना चाहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे की है, ये बड़ा स्टांस ले लिया चौधरी साहब ने कि ना आप खुद कुछ करना चाहते हैं, ना दूसरों को करने देना चाहते हैं। खास तौर पे जिक्र बार बार पंजाब का आता है। पंजाब में आप कौन सी बड़ी तब्दीली देख रहे हैं? बिकॉज वहाँ पे तो लगता था कि गुज़िश्ता 5 सालों में लोग शहबाज शरीफ साहब की कारकर्दगी से, चीफ मिनिस्टर पंजाब की कारकर्दगी से बहुत खुश हैं। आप क्या समझते हैं? और आपकी हुकूमत के आते ही पॉइंट आउट किया गया कि वहाँ पे भी बड़े फिस्कल मसाइल हैं, बैंकरप्ट हुआ हुआ है जी, कोई लिक्विडिटी और कोई रिसोर्सेज इस सबसे बड़े सूबे के पाकिस्तान के नहीं उनके पास। तो आप क्या समझते हैं कि क्या सबसे बड़ी मुश्किल रही है, और पंजाब में क्या बड़ी तब्दीली आई है? देखिए, सबसे पहले तो जो हमने फेस की है वो हमने की अपनी बेहिसी, कि हम कितने बेहस हो गए थे कि ये हमें लूटते थे और हमें पता नहीं चलता था। आप ये सोचिए कि डिस्गस्टिंग फील होता है जब कोई कहता है कि खाता है तो लगाता भी है। हम एक मुसलमान उम्मत किस लेवल तक पहुंच गए कि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये करप्ट है पर थोड़ा सा काम भी कर देता है। तो ये सबसे बड़ी तो हमें ये चीज फेस हुई कि हमारे यहाँ रिश्वत सतानी, हमारे यहाँ करप्शन को एक्सेप्ट करना शुरू किया गया। तो ये इस गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था लोगों को ये बताना। मैं आपकी वसादत से आपको बताऊं कि मैं अभी तक फेस करता हूं। मेरे इर्द गिर्द जो लोग काम करते हैं, अगर कोई मेरा ड्राइवर है, कोई और लोग हैं, अभी तक ये चीजें फेस करनी पड़ती हैं। आपको लगता है कि हमारा इंडिफरेंस आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज रहा? सबसे
बड़ी कामयाबी भी पीटीआई की हुकूमत अपने आप की मानती है कि आपने एक कॉग्निजेंस, एक अवेयरनेस, एक शऊर लोगों में बेदार किया है। मगर देखना यह है कि जो वादे किए गए, लेकिन सिर्फ महंगाई या गुज़िश्ता परफॉर्मेंस बुरी थी, इसके ऊपर रह के हम आगे फॉरवर्ड लुकिंग नहीं हो सकते। हमें आज स्ट्रैटेजीज बनानी है ताकि पाकिस्तान का मुस्तकबिल ताबनाक हो। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। इट विल बी टाइम फॉर आवर बिग डिस्कशन। शहबाज गिल साहब का और चौधरी मंजूर साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। लेट्स टेक अ ब्रेक एंड वील बी राइट बैक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, एक बड़ा ही अहम सब्जेक्ट जिसके बारे में आजकल बहुत बात होती है। हर दूसरा शख्स ये कंप्लेन करता है कि उसको उदासी है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, और इसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती है, इसकी मुख्तलिफ इकसाम हो सकती हैं। लेकिन एक बात तय है कि कहीं ना कहीं हमारे माशरे में एक ख़ास तरह का एहसास इज़्तिराब और एक बेचैनी है जिसको हम समझ नहीं पा रहे। इसकी क्या वजह है? क्या हमारे इर्द गिर्द का माहौल बदल गया? लोग कहते हैं कि जी बड़ी ट्रांजिएंट चीज़ें हो गई हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ में एक तसलसल का एहसास नहीं है, इसीलिए शायद हम इतना ज़्यादा अपने आप को लॉस्ट फील कर रहे हैं और यही वजह बनती है हमारी उदासी की। एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो सकता है। फिर दूसरी इसकी डिबेट्स में चले जाएं तो नेचर वर्सेस नर्चर, बायोकेमिकल्स इन द बॉडी, या भी हाल ही में जैसे बात की जा रही थी कि जो हम खाते हैं उस खाने का असर की वजह से शायद हम डिप्रेस हो जाते हैं। नन ऑफ दीज थेरीज आर कम्प्लीटली करेक्ट एंड नन ऑफ देम आर इंटायरली इनकरेक्ट एज वेल। ये एक ऐसा फिनोमेना है जिसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमने आम लोगों को, हमने अपने पब्लिक ओपिनियन लेने की कोशिश की कि उनको क्या लगता है कि ये जो हम बार बार सुन रहे हैं कि हाई परफॉर्मिंग लोग, इसके अलावा जिनके पास कुछ नहीं भी है या जिनके पास बहुत कुछ है, हर शख्स इस बेचैनी का, एंजाइटी का, डिप्रेशन की कंप्लेन क्यों कर रहा है और इसकी वजूहात क्या बनती है। आइए देखते हैं लोगों ने क्या कहा। पीयर प्रेशर, दोस्तों का प्रेशर, पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर, आप खुद डिसाइड नहीं करते हो। बंदा कुछ और बनना चाहता है और उसका एम कुछ और होता है, उसके पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर होता है कि आप डॉक्टर बने, आप इंजीनियर बने, जिसकी वजह से लोग डिप्रेस्ड भी हो जाते हैं, टेंस्ड हो जाते हैं। 10 चीज़ें दिमाग में होती है लोगों के। जो हालात चल रहे हैं, कारोबार है नहीं लोगों के, महंगाई आप देख रहे हो कितनी बढ़ गई है, इस वजह से इंसान परेशान नहीं होगा तो क्या होगा। तो महंगाई नहीं होगी, हर चीज़ें रिजनेबल प्राइस में होंगी, पानी आएगा तो मसला तो वैसे ही ख़त्म है। सबसे ज़्यादा डिप्रेशन की वजह महंगाई है। रोटी पे भी टैक्स है, हर चीज़ पे टैक्स है। टैक्स आप बेशक लगाएं टैक्स, लेकिन एक लिमिट में जिसमें लोग रह भी सकते हैं, अफोर्ड भी कर सकते हैं चीज़ें काफ़ी आसानी से। हम हैं प्री मेडिकल स्टूडेंट, हम ढूंढ रहे हैं एडमिशन यूनिवर्सिटीज़ में। हमारे पीएमडीसी ने अभी रूल बनाया कि 70% है रिक्वायरमेंट, जो पिछले साल 60% थी। अब मुझे दिक्कत हो रही है कि मैं कहाँ से लाऊं, मेरा 68% है, मैं दे ही नहीं सकता हूँ एनटीएस टेस्ट। अब बंदा डिप्रेशन में नहीं आए तो क्या करे। रेस में लगे हुए हैं, सबको आजकल अमीर होना है, ये उनकी डिप्रेशन की वजह है। शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, शॉर्टकट भी नहीं मिल रहा, काम नहीं हो रहा उनका, तो डिप्रेशन में जा रहे हैं। लोगों के पास नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, इसकी वजह से डिप्रेशन का शिकार हैं लोग। लाजमी बात है, नौकरियाँ होंगी तो इंसान का जहन भी फ्रेश रहेगा, जब रोजगार ही नहीं होगा तो क्या होगा। लोगों की डिप्रेशन में आने की, बेचैन होने की मुख्तलिफ वजूहात आपने सुनी, और अगर आपके दिल में एक एहसास है, अगर आप थोड़े से भी कंपैशनेट, एम्पैथेटिक हैं, तो आप फील करेंगे कि ये तमाम इश्यूज़ किसी के लिए कितने अहम हैं। लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि कोई शख्स अगर आके अपना गार्ड डाउन करता है और बहुत बहादुरी के साथ आपको वो रीज़न बताने की कोशिश करता है जो उसकी डिप्रेशन की वजह है, तो हम अक्सर रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं? हम उसकी उस सेंटिमेंट को डीवैल्यू करते हैं। हम उसको कहते हैं नहीं नहीं, तुम नाशुक्रे हो, इसको इस तरह नहीं, ऐसे देखो, ज़िंदगी के रंग देखो। जब एक इंसान उस थॉट में फंसा हुआ होता है, जब वो एहसास उसके लिए तकरीबन बॉर्डरलाइन ऑब्सेसिव हो जाता है, उसके लिए अपने आप को पुल आउट करना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ सबसे पहला सवाल जो मैं अपने पैनल के सामने रखूँगी, जिसको हम आज एड्रेस करेंगे, कि अगर कोई शख्स फाइनली आपसे ये डिस्कस करता है कि वो डिप्रेस है या वो उदास फील कर रहा है, तो हमें एज अ सपोर्ट उनके लिए क्या करना चाहिए। हमारे साथ मौजूद है नीलम नाज, ऑफ कोर्स माहिर नफ्सियात हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नीलम आने के लिए। और आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं माई वेरी गुड फ्रेंड सलमा ज़फ़र, हु हैज़ एन आई ऑन दीज वेरी इंपॉर्टेंट इशूज़। यंग लोग जी अपने मसलों का यहाँ पे जिक्र कर रहे थे। नीलम, सबसे पहले कोई शख्स आके मुझे बताता है, जैसे इस बच्चे ने कहा कि जी 70% से 60% से 70 कर लिया, मेरी 68% है, नाउ आई डोंट नो। एक डेड एंड पे वो अपने आप को तस्वुर कर रहा है, उसको लग रहा है उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है।
क्या सलाह दे सकते हैं ऐसे किसी शख्स को? देखिए, पहली बात यह है कि कोई आपके पास आकर ये चीज़ एक्नॉलेज कर रहा है कि वो कितना परेशान है या कितना अपसेट हो रहा है, दैट मीन्स कि आप उसके ट्रस्ट के सर्कल में आते हैं, राइट? तभी वो आपको बता रहा है ये वाली चीज़। पहली चीज़ जो हमने करनी है, उसके फीलिंग्स को डिनाई नहीं करना है, उसको सोल्यूशन नहीं बताना है, उसको ऑल्टरनेट नहीं बताना है, उसका जो स्टेट है उसको एक्नॉलेज करना है, उसकी फीलिंग्स को वैलिडेट करना है कि ठीक है, व्हाट यू फीलिंग, जो भी है, तुम्हें लग रहा है जिंदगी खत्म हो गई है, चाहे मैं उससे एग्री ना भी करूं। एग्जैक्टली, ये ज्यादा अहम है। एग्जैक्टली, क्योंकि हम क्या करते हैं, अरे यार कुछ नहीं होता जिंदगी में, और बहुत चीजें करने को है, मेरा देखो मुझे ये बनना था, मुझे ये बनना था, अब मैं ये बन चुकी हूँ। वी स्टार्ट गिविंग देम एग्जांपल्स कि देखो मेरे साथ ये हुआ है, तुम्हारी कजिन के साथ ये हुआ है, दिस इज द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू टू अ पर्सन। बट इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट सलमा टू ब्रेक दैट साइकिल। ठीक है जी, हम उसकी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करें, लेकिन अगर वो एक कहानी में फंस गया है और वो कहानी अपने आप को बार बार सुना रहा है, तो हाउ डू यू टेक दैट पर्सन अवे फ्रॉम दैट स्टोरी? मुझे, मेरे साथ आज तक जितने बच्चे इस तरह के बात करते हैं, तो मैं बिल्कुल इनकी बात पे वो करूँगी, ये सिर्फ बता रही हूँ वर्बली, मेरा एक एक्शन होता है, वो अच्छा ये हो गया, एडमिशन नहीं मिल रहा, हो जाएगा, डोंट वरी, पेपर्स पकड़े, उसके साथ हर कॉलेज हर स्कूल के अंदर मैं जा रही हूँ। मतलब कोई भी किसी भी स्टेट ऑफ माइंड के अंदर है, आप उसके साथ पहले एफर्ट करें। वो जब आपके पास आता है, वो अपना कॉन्फिडेंस, अपना ट्रस्ट आपके ऊपर रखता है, और तो उसको क्या चीज़ चाहिए होती है? आपकी मदद चाहिए होती है। मदद इस सूरत में नहीं कि आप उसे दूसरे रास्ते दिखाना शुरू कर दें, क्योंकि अपने गोल्स को छोड़ना बड़ा मुश्किल है सिद्रा, बहुत मुश्किल, जिसके लिए आप इतने अरसे से स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो आप उसके साथ उठकर एफर्ट करें। जब आप वो एफर्ट कर रहे होते हैं, फिर वो वही वाली बात आती है, जब हम काउंसलिंग कर रहे होते हैं, जब हम ये सारे काम कर रहे होते हैं, बीइंग अ मदर में जा रही होती हूँ, तो मैं साथ साथ उनको सर्कमस्टांसेस दिखा रही थी। मैं एफर्ट कर रही हूँ, ये नहीं कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया है। मैं तुम्हारे साथ हर स्कूल कॉलेज में जा रही हूँ, थक रही हूँ, पाँव थक रहे हैं, हर एक से बात कर रही हूँ, हर एक से रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ। अच्छा, एक जो बड़ा हम कॉमन सुनते हैं, आपने बिल्कुल सही कहा कि यू हैव टू मेक द एफर्ट, और इस डिस्कशन में मैं बार बार इस बात को कहूँगी कि एक कहानी होती है जो हमने अपने आप को सुनाई भी होती है, विच इज़ द वे वी आर सीइंग। यानी हमारे ज़िंदगी में जो मुख्तलिफ किरदार हैं, वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव, या कोई पॉजिटिव था अचानक से वो विलन बन गया है, ये वो कहानी है जो हम अपने आप को सुनाते हैं। अब जैसे इस बच्चे की अगर दोबारा इसी मिसाल को लेके चलें, सडनली ही फील्स दैट द वर्ल्ड इज अगेंस्ट हिम, कि बोर्ड ने अचानक से रूल क्यों चेंज कर दिया, दुनिया मेरे ही साथ ऐसा क्यों कर रही है। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात नीलम आपने कही थी कि अक्सर जब कोई शख्स ये आके आपके सामने अपने दिल का हाल अहवाल बयान कर रहा होता है, हम उसको रिलीजन का एक डंडा ज़रूर लेके आते हैं, मोरालिटी लेके आते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि हमारी ज़िंदगी को तो ये ना महवर है, एक ज़ाब्ता हयात हमें देता है। लेकिन हम अक्सर उसको कहते हैं कि क्योंकि तुम दीन से दूर हो, क्योंकि तुम्हारा फेथ और तुम्हारा ईमान कमज़ोर है, तभी तुम इस मुश्किल से गुजर रहे हो। तो Is that a good way of dealing with things? अगर हम डिप्रेशन की बात करते हैं, ठीक है, डिप्रेशन का कोई क्या है कि मेरे जो नेगेटिव थॉट्स हैं, हर चीज़ के बारे में मेरा इमेज नेगेटिव बन गया है, अपने बारे में भी, दुनिया के बारे में भी, और मेरे आसपास के लोगों के बारे में भी। ठीक है, तो अगर मैं इतना नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में ऑलरेडी हूँ और आप मेरे अंदर मजीद गिल्ट इंड्यूस कर रहे हैं, तो वो मुझे हेल्प कैसे करेगा इस चीज़ से बाहर आने के लिए, राइट? तो उस वक्त उनको रीअश्योरेंस की ज़रूरत होती है और इस चीज़ को देखने की ज़रूरत होती है, ठीक है, वन चैप्टर हैज़ क्लोज्ड, अब आप खुद ही कोपिंग ढूंढे अपने अंदर, दैट विल हेल्प यू गो टुवर्ड्स योर अनदर गोल। अगर हम उनको उसी वक्त फीड कर देते हैं सॉल्यूशंस के साथ, सो व्हाट हैपेंस इज कि वो सॉर्ट ऑफ डिपेंडेंट हो जाते हैं कि ठीक है, मैं अपसेट होऊंगा, मैं किसी के पास जाऊंगा, मुझे सॉल्यूशन मिल जाएगा, बट दे हैव टू लर्न टू गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन देमसेल्व्स। इन्हें अपने आप को किस तरह सूद करना है आपको सीखना पड़ेगा। और अच्छा नीलम, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, मैं भी नीलम को और सलमा को बताई थी कि कल मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग एक टॉक सुनी अबाउट शेमिंग एंड गिल्टिंग। मुझे ऐसा लगता है कि कई दफ़ा हमें जो एहसास से शर्मिंदगी दिलाया जाता है, उससे भी हम डिप्रेशन में जाते हैं। यानी हम जो बार बार किसी को शर्म दिलाते हैं, शर्मिंदा करते हैं, दैट शेमिंग इज एक्चुअली द रूट कॉज ऑफ डिप्रेशन। सलमा, क्या कहें? जब आप किसी के बारे में कोई किसी एक चीज़ में नेगेटिव हो रहा है या गलत साइड पे जा रहा है या अपनी ज़िंदगी को हर्ट कर रहा है, तो आप नॉन स्टॉप उसे कॉन्स्टेंटली एक ही लफ्ज़ के बारे में बोल रहे हो, तुम यहाँ गलत हो, ठीक है, और उसके उस गलत होने के सारे सर्कमस्टांसेस बता रहे हैं, उसके सामने उसकी सारी वजूहात रख रहे हैं, और उससे होने वाली जो वजूहात पैदा हो रही हैं वो सारे, मतलब वो गलत है। आप उसके अंदर एक ये गिल्ट कॉन्शियस लेकर आए कि आप गलत हैं, और वो फिर ऐसा ही होगा कि मैं तो हूँ ही गलत, और अपने लिए होने से ज़्यादा सिद्रा मुश्किल तरीन वक्त है, मुझे हर कोई जज करता है, हर कोई मुझे यही देखता है कि मैं गलत हूँ। खैर अब भी इस टाइम ये टॉपिक है, इस पे कल मैं इस चीज़ पे काम कर रही थी कि जितने बच्चे एडिक्शन की तरफ जा रहे हैं, उसमें सबसे पहला कॉज लिखा जाता है डिप्रेशन।
ठीक है, आप उन्हें निगलेक्ट करते हैं, आप उन्हें डिप्रेशन और इसको अगर मज़ीद तोड़ लें, इसको और वाज़े करें, वजाहत करें, व्हेन यू मेक अ पर्सन फील दे आर नॉट इनफ, कि तुम काफ़ी नहीं हो, तुम्हें ज़्यादा खूबसूरत होना है, तुम्हें ज़्यादा शुक्रगुजार होना है, तुम्हें ज़्यादा दुबला होना है, तुम्हारे पास पैसे ज़्यादा, यानी व्हेन यू मेक अ पर्सन फील कि तुम्हारी एक्सेप्टेंस, तुमसे मोहब्बत, तुम्हारी इज्जत इस बात पर मशरूत है कि तुम ये चीज़ें किस हद तक पालोगे। That's the race we put them in. बात ये है कि जब आपने किसी को मोटिवेट करना होता है ना, जो मैं सिर्फ एक सेंटेंस कहूंगी, जो अपने होते हैं वो हाथ पकड़कर बढ़ते हैं और उसको उस दलदल में से निकाल लेते हैं। तो उसे निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसे ये बताएं कि वो आपके लिए कितना अहम है। मगर सलमा, उसमें हम धकेलते कैसे? देखिए, निकालने की पॉइंट तो कुछ लोग बड़े मजबूत होते हैं, वो कभी दिखाते ही नहीं है। कुछ लोग बेचारे इतने कमज़ोर होते हैं कि वो सह सह के जब थक जाते हैं तो खुदा ना खासा खुदकुशी कर लेते हैं, या दे लूज देयर सेंसेस। यहाँ पे ज़्यादा लोगों को कॉग्निजेंट करने की ज़रूरत है कि अच्छे भले खाते पीते घराने, अच्छी भली फैमिलीज़ जहाँ हम ये तहिया करते हैं कि वी आर देयर फॉर द अदर पर्सन, हाउ डू वी अनकॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली डू थिंग्स जिसकी वजह से मेरे इर्द गिर्द के लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं? बात वहीं पे आती है, जब आप अपने कामों के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं ना, तो आप निगलेक्ट करना शुरू कर देते हैं अपने रिश्तों को, अपनी चीज़ों को, अपनी खुशियों को, अपने इवन ये कि अपने गमों को भी। आप गए, अफसोस किया और उठकर चले गए, उसमें बहुत ज़्यादा डिप्रेस होते हैं। अभी बड़ी एक छोटी सी चीज़ है, लोगों के घरों में हादसे होते हैं, जैसे अभी आते आपने मुझे कहा मेरी मदर इन लॉ के, मतलब कोई मैं किसी से बात करूँ, मैंने डाला है तो लोगों ने मुझे एक लफ्ज़ था, अच्छा सास के लिए कह रही हैं। किसी के साथ आपका एक रिश्ता बनता है, प्यार बनता है। अब हम इस वक्त इस चीज़ में इतने ज़्यादा अफसरदा हैं कि वो लाहौर चली गई थी और वो अकेली हैं। मैं मतलब ऑनियर ये बात कह रही हूँ, कोई आपका ज़रूरी नहीं होता बच्चों की तरफ देखना, आपके घर में बुजुर्ग भी होते हैं, ज़रा आप उन्हें डिप्रेशन की तरफ धकेल देते हैं। आप अपनी ज़िंदगी के कामों में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं, अपनी लाइफ के सर्कमस्टांस में, दोस्तों में, सोशल सर्कल के अंदर मसरूफ़ हो जाते हैं कि आप अपने घर के अंदर से किसी एक शख्स को निगलेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर वो उठ के ये कहता है मेरा दिल नहीं लग रहा, मैं दूसरे शहर में जा रहा हूँ, ओके ठीक है, आप जाना चाहते हैं, ठीक है जाएँ। वाई ऐसा कैसे हो सकता है? जो अपनी रूट से कटकर दूर होना चाह रहा हो, अपनी औलाद से कटकर दूर होना चाह रहा हो। हम आजकल इसी चीज़ पे डिस्कस कर रहे हैं और आपको हैरानगी होगी कि ये इतना छोटा सा पॉइंट आउट करने के लिए, ये इतना बारीक सा नुक्ता किसने उठाया? हमारे बच्चों ने। सो इन अदर वर्ड्स, आपको लगता है कि लोनलीनेस इज डायरेक्टली लिंक्ड विद डिप्रेशन? वही ना कि आपको कोई सहारा नहीं है, कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसको आप बिलोंग करते हैं, एंड बिलोंगिंग इज़ नॉट द सेम एज फिटिंग इन। हम अक्सर कहते हैं कि मेरी सेंस ऑफ बिलोंगिंग के लिए मुझे अपने हाथ पैर काटने हैं, मुझे अपने आप को एक ख़ास अंदाज में मोल्ड करना है, तभी लोग मुझे पसंद करेंगे। कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? कौन सा बात कर रहे हैं? जी, मैं बकार अमीन बात कर रहा हूँ मुल्तान से। जी अमर, मुझे थोड़ा सा ये दो चीजें पता कर दें। तो ये कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एंजाइटी एंड डिप्रेशन? ओके। और सेकंड क्वेश्चन मेरा ये कि क्या ये एंजाइटी प्रॉपर अर्निंग ना हो उससे होती है, या बच्चों के बिला वजह स्ट्रेस से होती है, या मौजूदा हालात में अगर प्रॉपर आप वर्क ना कर रहे तो तब होती है? बहुत बहुत शुक्रिया फॉर दैट कॉल, एंड आई थिंक आई वांटेड टू ब्रिंग दैट अप इन दिस डिस्कशन, क्योंकि हम इनको बड़ा इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं। एक ब्रेक की तरफ मुझे बढ़ना पड़ रहा है, बल्कि एक और कॉल भी ले लेते हैं, उसके बाद फिर मैं नीलम से पूछूंगी कि एंजाइटी और डिप्रेशन में फ़र्क क्या है। लेट्स टेक अनदर कॉल। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, आपकी आवाज़ मुझे आ रही है, क्या सवाल करना चाहेंगे? मैं आपके मौजूद मेहमान से पूछना चाहूँगा कि क्या स्कूल में जो हम तालीम ले रहे हैं, जी जी, उससे बच्चे की पर्सनैलिटी जो है, रीडिंग बुक्स जो हैं उनसे पर्सनैलिटी बन जाती है, या तरबियत के लिए हमें एक्स्ट्रा कोचिंग की ज़रूरत होगी? बहुत बहुत शुक्रिया फॉर दैट कॉल। इट्स अ लिटिल ओवरलैपिंग, मेरे आज के सब्जेक्ट से ज़रा दूर है, हमारे पास वक्त हुआ तो हम इस पर ज़रूर बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अहम सवाल, एंजाइटी और डिप्रेशन में क्या फ़र्क है? एंजाइटी में लोग अक्सर कहते हैं कि जी सांस नहीं आ रही होती, दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा है। आर दीज सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन ओनली, या इनमें कोई फ़र्क है? एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक।
you start judging yourself as well. जी जनाब, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है क्योंकि इसके बहुत सारे पहलू निकलते हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले जैसे हमने कहा कि ये दो लफ्ज़ जो हम इंटरचेंजेबली इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि जी एंजाइटी है, डिप्रेशन है, नहीं एंजाइटी भी है और डिप्रेशन भी है, या शायद ये एक ही चीज़ है। इसकी थोड़ी सी वजाहत बहुत ज़रूरी है कि क्या ये वाकई एक ही चीज़ है या अलग अलग है। दूसरा ये भी कि मर्द और ख़वातीन इनका अपने इमोशंस को प्रोसेस करने का, डिप्रेशन या किसी भी नेगेटिव इमोशन से डील करने का अंदाज कितना मुख्तलिफ होता है। ख़वातीन की डिप्रेशन मोस्ट प्रॉबेबली लिंगरिंग डिजीज़ क्रिएट करती हैं और ये एक ऐसी बात है जो रिसर्च ने प्रूव की है। जैसे मिसाल के तौर पे आपको डायबिटीज़ हो जाएगी, आपको कोई हार्ट प्रॉब्लम होगा, या आपका ब्लड प्रेशर अप एंड डाउन रहना लगेगा, आपको थायराइड का मसला होगा। ऑन द अदर हैंड मेन कीप टेकिंग इट, कीप एब्जॉर्बिंग इट जब तक उनका एक ही कोई बहुत मेजर इवेंट हेल्थ का क्यों नहीं हो जाता, यानी कोई कार्डियक इवेंट हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा। सो आई मीन दिस इज़ ऑल्सो सेइंग कि उनकी बॉडीज़ इन इमोशंस के साथ बहुत मुख्तलिफ तरीके से कोप करें। बट माई फर्स्ट क्वेश्चन, नीलम, एंजाइटी और डिप्रेशन में क्या फ़र्क है? ओके, पहले हम देखें एंजाइटी और डिप्रेशन जो है वो एक इमोशंस जब इंटेंस हो जाते हैं, नेगेटिव इमोशंस जब इंटेंस हो जाते हैं तो हम उनको कहते हैं कि एंजाइटी की कैफियत हो रही है, डिप्रेशन की कैफियत हो रही है। इमोशन से पहले जो एक चीज़ आती है जो इमोशंस को क्रिएट करती है वो होती है हमारी सोच। तो एंजाइटी और डिप्रेशन दोनों हमारी सोच से, थॉट प्रोसेस से जनरेट होते हैं। और इनमें डिफरेंस यही है कि डिप्रेशन में जो सोच होती है वो आपकी पास्ट इवेंट से रिलेटेड होती है। पास्ट में कोई ना कोई ऐसी चीज़ हुई होती है जिसके बाद आपका डिप्रेशन ट्रिगर हो रहा होता है। मे बी द लॉस ऑफ समथिंग, उसके केस में उसको एडमिशन नहीं मिला, उसका 68% आ गया, उसका रिग्रेट, उसकी वजह से अब जो उसको थॉट प्रोसेसेस नेगेटिव जनरेट हो रहे हैं। In other words, when you're trying to change the past, you're not over it, you've not made your peace with it. और एंजाइटी फ्यूचर एप्रीहेंशंस को लेकर होती है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस, मुझे हाई ब्लड प्रेशर डायग्नोज हो गया, उसके बाद मुझे पैनिक अटैक्स आने लगे, मुझे ये होगा मेरी तबीयत खराब हो जाएगी तो मेरे बच्चों को कौन संभालेगा, ये काम कैसे होगा, मैं नहीं कर पा रही हूँ। जैसे कुछ लोगों को एंजाइटी अटैक्स, आप हमेशा देखेंगे डिप्रेशन की वजह से लोगों को नींद नहीं आती। ऑन द अदर हैंड एंजाइटी अटैक की वजह से लोग अक्सर नींद से जाग कर बीच रात में उठ के बैठ जाते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हादिया बात कर रही हूँ उल्तान से। क्या हाल चाल है हादिया आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने बस ये पूछना था, जैसे मैं स्टूडेंट हूँ, स्टडी लाइफ चल रही है मेरी, सेकंड ईयर की स्टूडेंट हूँ मैं, तो मैं पूछना चाहूंगी जब हमारी फ्रेंड्स, यानी कि स्टडी लाइफ के साथ साथ हमारी फ्रेंड्स का भी सर्कल बहुत होता है, तो उसमें अगर हमारी फ्रेंड्स रूट जाए, यानी कि उसका भी डिप्रेशन अपना होता है, एक तो स्टडीज का चल रहा होता है, दूसरा फ्रेंड्स का चल रहा होता है, तो इससे क्या, यानी कि दिमाग से क्यों इतना ही डिप्रेशन, इसको हम कैसे रिकवर कर सकते हैं? ओके, यानी आपका पीयर प्रेशर, सेंस ऑफ बिलोंगिंग, आपके दोस्तों का रवैया, उनके साथ आपका जो टाइम गुजारा है, दैट इज सच एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। इट्स वेरी नेचुरल कि आपके बहुत ज़्यादा इमोशंस वहाँ पे अटैच्ड हैं। लेकिन सलमा, आपसे ये पूछना चाहूँगी कि कुछ लोगों के लिए दोस्तियाँ इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं कि किसी ने अगर कोई तल्ख लहजे में बात की है, अब आप पूरा दिन उस पर सोच रहे हैं, उस पर उदास हो रहे हैं, उसको फील कर रहे हैं। जैसे छोटे होते हुए हम नहीं होता था कि स्कूल में एक मेरा बेस्ट फ्रेंड है, अब मेरे बेस्ट फ्रेंड ने किसी और से बात कर ली तो मुझे बुरा फील हो रहा है। ये एक मतलब मुझे लगता है जैसे इंसान की फितरत है, वो कुछ भी करे, जो अपनी चीज़ है वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। आज मेरी फ्रेंड ने मुझसे बात ही नहीं की सारा दिन, हालांकि मैं बड़े अच्छे मूड में उसके साथ, लेकिन आपको ये याद नहीं है वो भी खातून है, कल को आपने जो किया था वो अभी तक लेकर चल रही है, उनके जहन में चल रहा है। कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जिससे कहते हैं ना, आपको पता भी नहीं चलता, बात करते करते बेध्यानी में किसी का दिल दुखा जाते हैं। तो अगर हम सॉरी और एक्सक्यूज करना शुरू कर दें और अगले की भी कंडीशंस को, मैं तो अब ये सिर्फ पीयर प्रेशर की बात हो रही है या फ्रेंड सर्कल की बात करिए, मैं उसके अलावा भी बात करती हूँ। जब हम काम कर रहे होते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में कर रहे होते हैं, कोई बड़ी बात हो जाती है, मैं हमेशा ये कहती हूँ, जब अगले ने आपको तकलीफ पहुँचा रहा है या उसने आपको तकलीफ दी थी, तो एक लम्हे के लिए ये सोचो वो शायद उस टाइम पता नहीं किस कंडीशन के अंदर खड़ा था, वो क्या बात करे, लेकिन जिससे मैं ये बात करती हूँ वो मुझे आगे से यूँ करके देखते हैं, लेकिन मेरी तकलीफ है। तो आपको ये रियलाइज होना चाहिए। बस मैं सिर्फ इतनी बात कहती हूँ कि जिस टाइम भी दोस्तों के साथ आप बात करते हैं तो कोई भी बात ऐसी हो जाती है जिसमें दिल दुख जाते हैं या कोई बात होती है या वो कहीं अपने घर की वजह से कोई परेशान होता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम, क्या कहेंगी? मर्द चीजों को लेते हैं, वही वाली बात अभी जैसे आपने कहा, उनको बीमारियां डिफरेंट तरह की होती है, उसकी वजह ये है कि वो एब्जॉर्ब करते रहते हैं, वो उस तरह रिएक्ट नहीं, ऐसा नहीं है कि उनका दिल नहीं दुखता,
जैसे अभी हमारे घर में जो हादसा हुआ उसके हिसाब से मैंने आपसे बात की, या वैसे भी लाइफ के अंदर जब भी कोई भी बात हमने एक इमेज बनाया है ना कि मर्द बड़े संगदिल होते हैं, उनके में इमोशंस नहीं होते, अगर ब्रेकअप हुआ तो आदमी को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, देखो उसने डिवोर्स के बाद फौरन शादी कर ली दूसरी, यानी हमने ये कहानियां बनाई हैं। काश हम ये समझ सकें कि जब वो जितना चीख रहा होता है वो उतना अंदर से रो रहा होता है, काश ये हम समझ सकें, क्योंकि मैंने हमेशा ये बात देखी। अब जैसे अभी अम्मी की बात हुई है तो साथ साथ आसिम के चीखने की आवाज़ ज़्यादा थी, तो यूं लग रहा था जैसे मुझे डांट पड़ रही है, लेकिन वो डांट नहीं थी, वो अपने आप से बात कर रहे थे अंदर ही अंदर, और उनको वो जो तकलीफ थी उसको, वो जाहिर बात है बीइंग अ मर्द मैं रो नहीं सकता उस तरह हिचकियां ले लेके, तो वो वाली बात है। लेकिन हम औरतें रो भी लेती हैं, बात भी कर लेती हैं, और उस डिप्रेशन को लेकर हम काफी आगे तक चलते हैं, काफी दिनों तक हम बैठे होते हैं। अभी ने काम करना है। कैद खाना जो हमने मर्द हजरात के लिए बना दिया वो ये है कि हम हर वक्त उनसे बहादुर होने की और मजबूत होने की उम्मीद लगाते हैं, तो जब वो इन नेगेटिव इमोशन से गुजरते भी हैं उनको सबसे बड़ा खदशा ये होता है कि क्या इसकी वजह से अगर मैं अपने आप को एक्सप्रेस करूंगा, या मैंने लोगों को बता दिया कि मैं इस बात पे उदास या परेशान हूँ, तो मेरा वो जो इमेज है कि मैं एक बहुत ही मजबूत, बहादुर, साहिबान, यानी आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैन, कहीं वो शैटर तो नहीं हो जाएगा। एक छोटी सी बात कहूँगी, सॉरी, जो ज़्यादा मजबूत, जो ज़्यादा सख्त और चट्टान की तरह वो भुरभुराता है, वो टूटता है, उसमें दरारें आती हैं। जो लचकदार है, जो कभी झुकता है, कभी उठता है, कभी रोता है, कभी बहता है और कभी संभालता है, वो सदा रहेगा। तो इसलिए जरा थोड़ा सा ये बनावट जरूर है, हम ये बात कहते जरूर हैं, लेकिन हमारे इर्द गिर्द देखें और इस पे हमें एडमिट भी करना चाहिए बहैसियत ख़वातीन, हम इन द यूनिट, हम अपने घर में अगर हमारा भाई होगा, हमारे हस्बैंड्स होंगे, हमारे वालिद होंगे, हमारी उनसे तवक्कुआत क्या हैं, हम उनसे हर वक्त तवक्को करते हैं कि वो मजबूत रहें। नीलम, इज दैट नॉट ओवरबर्डनिंग? ऑफ कोर्स इट इज, एंड अगेन अगर देखा जाए तो मेन में जो है वो एंजाइटी की प्रोबेबिलिटी होती है, वो ज्यादा होती है। हाँ। क्यों? बिकॉज उनको इस चीज एग्जैक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने इतनी ज्यादा उन पे डाल दी होती है दैट दे हैव टू बी कंसर्न कि कल किस तरीके से अगर मेरी जॉब नहीं रहेगी तो क्या चीजें होंगी, सबका मैंने ख्याल रखना है। बच्चा छोटा सा होता है, बेटा होता है, बेटा कल तुमने अपनी बहनों की शादी भी करानी है, सबको संभालना भी है, मेरे बुढ़ापे का भी सहारा तुम ही हो। कहीं गलती से कोई गलती हाथ लग जाए, कोई वीकनेस। अच्छा, हमारी भी अदालत ये खवातीन को इस बात को मेरे ख्याल में थोड़ा सोचना चाहिए, जिससे हम घर का माहौल खराब करते हैं या अपने घर में जो मेल मेंबर्स हैं उनको डिप्रेशन में डालते हैं। एक गलती भाई वो अल्लाह मियाँ शायद माफ कर दें, लेकिन खवातीन नहीं माफ करती। हम बार बार याद दिलाते रहते, वो कल तुमने पानी की टंकी खाली कर दी थी, वो मोटर, तुम्हें तो एहसास ही नहीं है, सारी चीजें मैं ही करती हूँ, मोटर भी चलती छोड़ के चले गए थे। व्हाई डू वी कीप रिपीटिंग? हम भी एक लूप में चलते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखें, जो मेल्स और फीमेल्स होते हैं वो इमोशंस को प्रोसेस बहुत डिफरेंटली करते हैं, ठीक है। वुमेन जो होती हैं वो ज़्यादा इमोशन फोकस्ड होती हैं, ठीक है। उनको बस क्या चाहिए होता है, मैं जो महसूस कर रही हूँ मैं एक्सप्रेस कर दूँ, ठीक है, इसी स्टेट में कर दूँ, और उनको एक्नॉलेजमेंट और रीअश्योरेंस बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, स्पेशली हमारी सोसाइटी। और ये जब माशाल्लाह से जज्बात का इजहार होता है उस वक्त इस बात की ये ना ज़रूरत नहीं है, और ना समझी जाती है, ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है कि अगला स्टेट ऑफ माइंड में भी है कि वो मेरी बात सुन सके। नहीं, हम पे आमद हो रही है, हम जज्बात का इजहार करना चाहते हैं, सुनो तुम बैठ के मेरी। एग्जैक्टली। और जो मेल्स होते हैं उनके कोप करने के तरीके बहुत डिफरेंट होते हैं, ठीक है। अगर वो किसी ट्रॉमा से गो थ्रू कर रहे हैं तो वो उन वल्नरेबल लोगों के साथ एक्सप्रेस नहीं करेंगे, शायद अपनी फैमिली के साथ एक्सप्रेस नहीं करेंगे वो कितना सैड फील कर रहे हैं, लेकिन वो दोस्तों में चले जाएंगे। अभी देखो ना कि छोटा सा सलमा, यही वाली चीज एक्सप्रेशन की जो आमद का टाइम है, हम नहीं देखते वो ऑफिस में है, वो बाइक चला रहा है या गाड़ी चला रहा है, अब भी ये मसला हुआ है, अभी तुम्हारी अम्मा ने मुझे ये कहा, उसी वक्त फोन घुमाया और आपने वो आगे ट्रांसफर कर दिया। अगर गलती से कहते मैं आके बात करता हूँ या मैं सो रहा हूँ, सुबह उठ के बात करूँगी, नहीं अब तो ये एहसास वाली बात तो गुजर गई, क्योंकि अब हमारी जरूरत है, अभी बात करने का टाइम है, बात कोई फायदा नहीं है। तो हम इतने ज्यादा उस पे होते हैं कि उस बेचारे को वो बात समझने की कोशिश नहीं करते, और वो बेचारा अगर जाके बोल देता है तो बात और बिगड़ जाती है। एग्जैक्टली। सो आई मीन दीज आर थिंग्स दैट वी नीड टू बी कॉग्निजेंट ऑफ कि कहाँ हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप ये देखें कि अच्छे भले लोग, हाई परफॉर्मिंग लोग, खुदा न खासा अगर ऐसे ब्लूज से वो उनका सामना होता है, कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है, कोई एडिक्शन हो जाती है या कंप्लीट ब्रेक डाउन हो जाता है, तो साथ में बैठी हुई जो उसकी लाइफ पार्टनर होती है अक्सर कहती है कि मुझे तो पता ही नहीं चला कि कब और कैसे हुआ। बट नीलम, व्हाट आर द टेलटेल साइंस दैट वी आर मिसिंग? दो चीजें होती हैं,
एक होते हो आप फिजिकली प्रेजेंट किसी के साथ और दूसरा आप होते हो इमोशनली प्रेजेंट, ठीक है। आपकी फिजिकल प्रेजेंस हमेशा रिक्वायर्ड नहीं होती है, बट इमोशनली अवेयर होना कि आपके साथ जो लोग रह रहे हैं वो कौन से स्टेट से गो थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। मुझे पता है अगर मेरी सिस्टर हमेशा से बहुत हाई अचीवर रही है एंड शी फेल्ड एन एग्जाम, तो शायद मेरे लिए वो इतनी बड़ी बात ना होती, बिकॉज आई नो व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन शी इज, उसके लिए वो बहुत ट्रबलिंग होगा। एंड हाउ कैन आई मेक द राइट बैलेंस बिटवीन बीइंग देयर फॉर हर, ठीक है, एंड गिविंग हर स्पेस, राइट। ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है और इसी तरह आपको वो टेल टेल्स पता चलते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है जब भी आप किसी ऐसे नेगेटिव एक्सपीरियंस से गो थ्रू कर रहे होते हैं तो आपकी कुछ कोपिंग डेवलप हो जाती हैं, ठीक है। अक्सर ये चीज़ अब हम देख रहे हैं जिसका ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ा कि एडिक्शन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। एक छोटा सा स्ट्रेसर हो गया, ट्रिगर हो गया, सिगरेट लेना शुरू कर दी, ड्रग्स लेना शुरू कर दिया, ये इसको हम कहते हैं अवॉइडेंस कोपिंग। वो अपनी रियलिटी भी तो करते हैं ना। जैसे आप ये देखें कि कोई अगर बहुत ही वॉलेटाइल घर का एनवायरनमेंट है सलमा, जिसमें जहाँ माँ बाप हर वक्त लड़ते रहते हैं, आप ये देखें कि कुछ बच्चे इतने हसास होते हैं कि वो अट्यून्ड हो जाते हैं, और ऑन दी अदर हैंड कुछ बच्चे अपने आप को बिल्कुल डिटैच कर लेते हैं। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन साहिबा, कहाँ से? मैं साथिया बात कर रही हूँ, कराची से। जी, क्या कहना चाहेंगे? मैंने अपने बेटे के बारे में क्वेश्चन पूछना था। मेरे बेटे की उम्र 13 साल है, तो वो क्या करता है कि उससे अक्सर डर रहता है, खौफ रहता है। जैसे किसी शादी में हम जाते हैं या किसी इवेंट में जा रहे हो, मेरे साथ रहता है, एक उस वक्त ये प्रॉब्लम रहती है। फिर उसके बाद वो क्या करता है, आई एम सॉरी आपकी बात कट गई, आपकी आवाज़ नहीं आई, लेकिन जो एक मसला आपने बयान किया कि वो एक अनजाना सा खौफ 13 साल के बच्चे को हर वक्त रहता है, आप दोनों की राय में क्या करना चाहिए बहैसियत मदर कौन? पहली चीज़ है एड्रेस करें, ठीक है। 13 की जो एज है वो आप टीनेज के एक्सपीरियंसेस से गो थ्रू कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा फिजिकल चेंजेस भी हो रहे होते हैं, और हमारे यहाँ प्रॉब्लम है वी डोंट टॉक टू आवर किड्स, वी डोंट टॉक अबाउट सेंसिटिव टॉपिक्स टू आवर किड्स, जो कि हमने करना बहुत ज़रूरी होता है। अब वो बच्चा क्या चीज़ें गो थ्रू कर रहा है, स्कूल में क्या चीज़ें कर रहा है, या कैसी चीज़ें उसकी अवेयरनेस में आ गई हैं, ही डजंट नो वेयर टू एक्सप्रेस इट, और डिस्कनेक्ट है। एग्जैक्टली। अच्छा, एक ज़माना था कि पेरेंट्स, हमारे यहाँ कल्चर ऐसा है, तहजीब ऐसी है, इन चेंजेस के बारे में, आपकी बॉडी में अगर चेंजेस आ रहे हैं, आपके ख्यालात बदल रहे हैं, उसको कोई गाइड करने वाला मेंटोरिंग नहीं होती थी, और हमने शायद एज अ सोसाइटी समझा हुआ था कि हाँ जी अभी वक्त नहीं आया, आंखें बंद कर लो। दिस हैपेंड इन आवर चाइल्डहुड। लेकिन सलमा, ऑन द अदर हैंड आज पेरेंट्स कहते हैं सब कुछ पता है इंटरनेट के थ्रू, ये भी हमने आउटसोर्स कर दिया है। वही वाली बात है, इंटरनेट के थ्रू, आपके थ्रू नहीं। और जब तक आप बैठे, जैसे ये बात कर रहे हैं अभी, जैसे 3 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे, और जब उनकी टीनेज से पहले ही, बल्कि क्योंकि आपकी दोस्ती किससे है, आपको क्या तो या तो खानदान में दोस्तियां रखनी है, सोशल सर्कल रखना है, फेसबुकिंग रखनी है, मतलब सोशल मीडिया एक्टिविटी रखनी, आप अवेयरनेस दुनिया के लिए ज्यादा रखनी चाह रहे हैं या अपनी औलाद के लिए रखना चाह रहे हैं, ये आपकी अपनी मर्जी, प्रायोरिटाइज करना पड़ता है अपनी लाइफ के अंदर कि आपके गोल्स एक्चुअल क्या हैं। अब मैंने अपनी ज़िंदगी अपने बच्चों के साथ गुजारी है, उनके साथ उठते बैठते खेलते खाते पीते, हर माँ करती है, लेकिन क्या आपने इस हद तक की है कि उसने आज बालों का हेयर स्टाइल, मतलब यहाँ से हाथ मारे या यहाँ से हाथ मारे, वो भी आप नोटिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? क्या वो स्कूल से आके आपको हर चीज बता रहे हैं या नहीं बता रहे हैं? ये बहुत ज्यादा एक डिप्रेशन की वजह ये भी बनती है, जो हम एक तो कह रहे हैं ना कि अपने इर्द गिर्द का जो वॉलेटाइल फ्लूइड एनवायरनमेंट है उसके बारे में एक कहानी हमने बनाई हुई है। दूसरा, एक बहुत बड़ी वजह डिप्रेशन की ये भी बनती है कि हमने अपने आप से, अपनी ज़िंदगी से तवक्कुआत लगाई हुई है। हम समझते हैं, मिसाल के तौर पे एक टाइमलाइन रखी है कि जी 35 साल की उम्र तक मेरा अपना घर होना चाहिए, फ़लानी गाड़ी मेरा लाइफस्टाइल होना चाहिए, लड़कियों के हवाले से कि 25-26 साल की उम्र तक तुम्हारी शादी भी हो जाए, तुम्हारा एक बच्चा भी हो जाए। दिस टाइमलाइन ऑल्सो कॉजेज डिप्रेशन, और इस पर हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बहुत ही वसी सब्जेक्ट जिसके कुछ एरियाज़ पे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हमने कहा कि एक तो हमारी हर वक्त रिक्वायरमेंट होती है, हम अपने आप से ये तवक्को रखते हैं कि हमें मजबूत होना है, साथ साथ ज़िंदगी को एक ख़ास नज़र से देखते हैं। लड़कियों की अगर बात की जाए, जो मैसेजेस हम उनको दे रहे हैं कि ग्रेजुएशन जैसे ही हो तुम्हारी शादी हो जाएगी, फिर शादी के बाद बहुत अच्छा सा ख़ानदान, पैसे की रेल पेल, और तुम्हारे बच्चे होंगे, बच्चों में औलाद नरीना बहुत इंपॉर्टेंट। सो वी समहाउ सेट दीज बेंचमार्क्स, और इसी तरह
आदमियों के लिए भी हम करते हैं कि तुम्हें अच्छी सी जॉब मिल जाए, उसके बाद सर का खिताब मिल जाए, लंबी सी गाड़ी मिल जाए, पेड वेकेशंस होनी चाहिए, 35-38 की उम्र तक तुम्हें अपना घर बना लेना चाहिए। एंड व्हेन इट डजंट हैपन एज पर दैट प्लान, ये अपने आप में हमारे अंदर एंजाइटी और डिप्रेशन क्रिएट करता है। एक कॉलर हमारे साथ है, उनकी भी बात सुन लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मेरा नाम नाहिद है और मैं रावलपिंडी से बात कर रही हूँ। जी नाहिद, क्या कहना चाहेंगी? जी, मेरे मियाँ का मसला है जी, वो उनको डिप्रेशन है, वो गवर्नमेंट मुलाजिम से रिटायर हो गए हैं जी, तो उनको डिप्रेशन है, 15-16 महीने हो गए। इलाज भी मैं करवा रही हूँ उनका बेनजीर हॉस्पिटल से, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि वो टीवी पे तो कोई वो और बात कर रही है। हाँ जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। मुझे आपकी सिचुएशन से 2 चीज़ें समझ में आती हैं। तो देखिए जी, ऑन एयर हम आपसे इस तरह डिस्कस नहीं कर सकते कि कोई आपको थेरेपी या कोई चीज़ आपको सजेस्ट कर दी जाए। ये तो जो लोग उनको इलाज, उनकी थेरेपी, उनका केस लेके चल रहे हैं, दे कैन गाइड यू बेटर। लेकिन आपने जो मुझे आइडिया दिया है, 2 सवाल क्योंकि आखिरी चंद मिनट मेरे प्रोग्राम के होंगे। नंबर 1, जब हम टाइमलाइन, ज़िंदगी हमारी टाइमलाइन के मुताबिक नहीं होती, तब हमें क्या करना चाहिए? और सेकेंडली सलमा, जिनके घर में कोई ऐसा शख्स है जो डिप्रेशन से गुजर रहा है, उन लोगों को क्या करना चाहिए? हाउ कैन दे बी बेटर सपोर्ट? जैसे इन्होंने खुद कहा, हाउ कैन शी बी मोर सपोर्टिव टुवर्ड्स हर हस्बैंड? सबसे पहली बात तो ये कि उनके खुराक, खाने पीने के साथ साथ ताने तशने, उनके घर बैठे रहने, क्योंकि वो रिटायरमेंट में हैं, इस चीज़ को उन्हें बावर ना कराया जाए कि मतलब अब उनकी जॉब नहीं है तो शायद कोई अहमियत नहीं है, फाइनेंशियली इश्यूज हैं, तो उसके अगेंस्ट उनको कहीं बिजी किया जाए कहीं ना कहीं। और स्पेशली इनको मैं एक मशवरा दूंगी, क्योंकि मैं सारी बात नहीं जानती, डिप्रेशन का सबसे अच्छा इलाज, सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपका दिल करता है कि आपका दिल नहीं करता उठकर किसी से बात करने को, कहीं जाने को, आप सोए रहें, आपके लिए सबसे अच्छा है कि आप मॉर्निंग वॉक स्टार्ट कर दें। सिर्फ 25 मिनट्स की इतनी वॉक हो कि आपका सांस उखड़ना शुरू हो जाए और आप स्वेट करना शुरू हो जाए, सबसे अच्छी चीज़ है। ये चीज़ आप अपने लिए भी कर सकते हैं। सलमान ने बहुत अच्छी यहाँ पे टिप आपको दी है कि अपने कोई रिचुअल्स बनाइए। एक छोटी सी और बात कहूँगी, टाइम बहुत शॉर्ट है। जिन खातून ने फ़ोन किया था, 13 साल का उनका बेटा है, मैं सिर्फ एक इतनी सी बात कर रही हूँ, अल्लाह करे आपके घर में ऐसी कोई बात ना हो। मेरे पास एक मदर आई थी बच्चे की बात करने के लिए, और जब मैंने उसे देखा, वो बच्चा बहुत वर्स्ट कंडीशन में था, लाइक वो एडिक्शन की तरफ चला गया था। उसने अपने आप को बिल्कुल अपने आप को कट्स लगाने शुरू किए, तो वो अपने आप को तकलीफ दे रहा था, और उस तकलीफ की एक वजह थी। वो वजह ये थी कि उसकी मदर उसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन जैसे ही वो टीनेज में गया तो उसको ये शो करने के लिए अब ये बड़ा हो रहा है, अपनी जिम्मेदारियां ले, तो माँ ने थोड़ा सा गैप करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी कहाँ बिजी हम माएँ हो जाती हैं, जब बच्चे बड़े होते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों में बिजी हो जाते हैं, माजरत के साथ। उसके दोस्त ने उसे कहा, तुम्हारी अम्मा तुमसे बहुत प्यार करती है, तुम कहते हो उन्हें हर चीज़ पता चल जाती है, लेट्स स्मोक, देखते हैं उन्हें पता चलता है कि नहीं चलता। वो एक दिन स्मोक करके गया, वो 2 दिन स्मोक करके गया, आहिस्ते आहिस्ते उसने हैबिट बना ली, माँ को नहीं पता चला। उसका पहला और आखिरी लफ्ज़ मेरे पास यही था, ऐसा क्या हुआ, मैं अपनी माँ के लिए इतना नाअहम कैसे हो गया कि मैं सिगरेट पी रहा हूँ, मेरी माँ को एहसास ही ना हुआ। वो एक सिगरेट, वो एक क्वेश्चन उस बच्चे का, एक दोस्त का उसके दिल में डाला हुआ, वो कहाँ से उसे कहाँ तक लेकर चला। लेकिन फिर ये इस तरह भी पॉइंट करता है सलमा कि हम अपनी ज़िंदगी में जो अहम रिश्ते हैं उनको हम आजमाइश से या टेस्ट से क्यों गुजारते हैं? हम क्यों अपनी अहमियत या अपनी ज़ात की जो कहना चाहिए कि वैलिडेशन है, इन चीज़ों में तलाश करते हैं कि कोई हमारे साथ कैसा रवैया रखे हुए है? हाँ, लेकिन ये कि बच्चे छोटे जो है ना, जो टीनेज में जा रहे होते हैं, वो टाइम बड़ा क्रूशल होता है। बस वो टाइम we do it in all relations. Yes, we do that. ठीक है, that's because कि हमें बेसिकली ये चाहिए होता है, will that person be there for me or not? ये क्वेश्चन होता है जो डीपर सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है ना। इट इज क्या कहेंगे? अच्छा, जो हम पहले आपका पहला क्वेश्चन था, बिल्कुल ठीक है। अच्छा देखिए, हर इंसान के अंदर एक मखसूस एनर्जी होती है, ठीक है, वी ऑल हैव दिस एनर्जी, और ये हमारे ऊपर होता है कि हम उसको एक्सपेडाइट किस तरह करते हैं, हम उस एनर्जी को स्पेंड किस तरह करते हैं, ठीक है। फॉर इंस्टेंस, मेरा एक गोल है कि मैंने PhD करना है, मेरी ज़िंदगी में और कुछ हो जाए, मेरी सारी एनर्जी फोकस्ड है उस PhD की तरफ, राइट। और अगर वो
वो PhD नहीं हुआ मेरे साथ, तो मेरे चांसेस ऑफ अ ब्रेकडाउन बढ़ जाएंगे, क्योंकि मेरे सारे रिसोर्सेज, मेरी सारी एनर्जीज उसी तरफ है। मैंने दोस्त नहीं बनाए, मैंने ट्रैवल नहीं किया, मैंने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया, और मेरा PhD भी नहीं हुआ, राइट। सो हमें क्या करना है कि उस एनर्जी को बैलेंस करना है डिफरेंट लाइफ एरियाज में। कुछ एनर्जी आप अपनी चैनलाइज करें अपनी मैरिटल रिलेशनशिप में, कुछ अपने बच्चों के साथ, कुछ अपनी हॉबीज के लिए, कुछ अपनी वर्क लाइफ में। हैव अ हेल्दी बैलेंस, बिकॉज आपकी लाइफ सिर्फ आपके कंट्रोल में नहीं है। कोई भी ऐसी चीज यहाँ पे लड़कियां और लड़के भी इस बात से कंप्लेन करते हैं कि मैं तो अपने आप को उस टाइमलाइन से डिटैच करना चाहता हूँ, लेकिन लोग नहीं करने देते। आपने उस चीज से अपने आप को ज्यादा डिटैच करना है। देखिए टाइमलाइन भी हमने बनाई हुई है पीयर प्रेशर की वजह से, सोसाइटल प्रेशर की वजह से। जब आप अपने आप को उस चीज से डिटैच कर लेंगे, ठीक है, कैसे पहाड़ पे चले जाएं, कैसे करें अपने आप से डिटैच? लोगों के ताने ही तो खत्म नहीं होते। The thing is that we need to be very clear about मुझे अपनी जिंदगी से क्या चाहिए। एक बड़ी अहम बात ये कि जब हमारे पेरेंट्स इसको डिस्कस करते हैं ना, वो कहते हैं लोग क्या कहेंगे, लोगों के ताने नहीं जीने देते। एंड दैट इज व्हाई आई फील कि ये जनरेशन ज्यादा कॉग्निजेंट है कि अगर उनको कोई भी नेगेटिव बात कहता है या उनकी जिंदगी में ऐसी इन्फ्लुएंस लाने की कोशिश करता है जो मुझे तकलीफ देती है, आई थिंक यंग पीपल आर बिकमिंग मच स्मार्टर कि दे कट देम ऑफ। Yeah, and they're more aware of who they are as a person. They're at least figuring it out. Exactly. एक्सपेरिमेंट करें नई चीजों को। ये बोझ नहीं लेके घूमते कि अच्छा जी क्योंकि ये रिश्तेदार हैं तो इनकी सुननी ही पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया नीलम एंड सलमा, हमारे पास वक्त कम था, ये छोटी छोटी टिप्स थी। अपना रिचुअल ज़रूर बनाइए। लोगों के लिए जीना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह कहते हैं ना कि योर ओन कप नीड्स टू बी फुल। मैं ये बार बार सेइंग कहती हूँ, मुझे बड़ी पसंद है, मैंने अभी हाल ही में पढ़ी है कि इट इज़ नॉट, हम अक्सर डिप्रेशन में जाते हैं, उदास होते हैं, दैट अदर पीपल डोंट लव मी, मुझे अहमियत नहीं देते। दूसरों का काम नहीं है आपसे मोहब्बत करना, आपको अहमियत देना। आपका अपना काम है अपने आप को मोहब्बत से देखना, अपने आप की अहमियत का एहसास करना और अपने आप को पसंद करना। प्लीज़ सिट डाउन विद योर सेल्फ एंड आस्क योर सेल्फ दिस क्वेश्चन, डू यू लव योर सेल्फ? क्या आप अपने आप को पसंद करते हैं या अपनी सबसे ज़्यादा तनकीद, सबसे ज़्यादा टांग खींचने में आप खुद आगे? इसी थॉट के साथ आज का प्रोग्राम इख्तिताम को पहुँचता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।